किसान साथियों नमस्कार। डीडी हिमाचल से आप देख रहे हैं लाइव कृषि दर्शन प्रोग्राम। इस कार्यक्रम में दर्शकों हम विशेषज्ञों से आपका तारुफ करवाते हैं जो कृषि और बागवानी से जुड़े विभिन्न विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं और आपको नई नई जानकारियां प्रदान करते हैं। इसी कार्यक्रम में हम ऐसे प्रगतिशील बागवानों को भी आमंत्रित करते हैं जो खेतीबाड़ी के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में बहुत उन्नत कार्य कर रहे हैं और जिनको देखकर, जिनको सुनकर, जिनको समझकर हमारे नौजवान साथी भी बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। एक ऐसे ही हिमाचल प्रदेश के अग्रणी किसान है, प्रगतिशील किसान बागवान है जो आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है। श्री कुशाल राज जी, ये चनावग डिस्ट्रिक्ट शिमला से संबंध रखते हैं। कुशाल जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन। धन्यवाद। हमारे दर्शक, हमारे किसान बागवान जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, सर्वप्रथम आपसे यही जानना चाहते हैं आपका परिचय क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, कैसी हुई और फिर कृषि की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? हाँ जी, देखिए मेरा जो पैतृक स्थान है वो चिनाव ग्राम पंचायत है और वो आपका ज़िला सोलन और शिमला के लगभग सीमा पर स्थित है और मेरी शिक्षा स्नातक तक है। शुरू से ही ये सामाजिक क्षेत्र में रुचि थी जिस कारण से अपना ये जो रुचि रही और ये किसानी की तरफ अपना ध्यान रहा। अगर हमारे दर्शक आपसे जानना चाहे, किसान साथी जानना चाहे तो किन किन बागवानी फसलों का आप उत्पादन अपने घर में, अपने खेतों में करते हैं और कितने वर्ष आपको बागवानी से जुड़े हो गए? हाँ, देखिए आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है। ये मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि जिस क्षेत्र विशेष से मैं जुड़ा हूँ, जहाँ से हम रहने वाले हैं, वो लगभग मध्यम वर्गीय क्षेत्र है। वो इस वक्त 10,000 मीटर की ऊंचाई का क्षेत्र है और ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कि विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जा सकता है, जिसमें हम गुठलीदार फलों की ज़्यादा बात करते हैं। तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि अपने वहाँ बगीचे में आड़ू, खुमानी, पलम, अखरोट, नाशपाती और कुछ ऐसी किस्में जो कि सेब की किस्में हैं जो कि आपके गर्म क्षेत्रों में भी हो सकती हैं, जिसमें अन्ना है, डॉर्सेट गोल्डन है, इस प्रकार की जो फसलें हैं उनको लगाने का प्रयास हमने किया है और लगभग पिछले हम लोगों ने इसे 20 या 22 वर्षों से इस पर हमने काम किया। लगभग 2002 में इस कार्य को प्रारंभ किया था। कुशाल जी, अधिकतर जो हमारे किसान हैं वो परंपरागत फसलों को अपनाते हैं। जैसे बुजुर्गों ने खेतीबाड़ी की वो भी उस क्रम को आगे वैसे ही बढ़ाना चाहते हैं। आपने परंपरागत फसलों को छोड़कर बागवानी की फसलों को अपनाया और अपने क्षेत्र में आप एक अग्रणी बागवान बने हैं, ऐसा कैसे हुआ? देखिए, जहाँ तक परंपरागत की बात है, हमारा जो क्षेत्र है, जो भौगोलिक स्थिति है वो ढलानदार है और उसमें गेहूँ, मक्का, इस पर हम लोग काम तो किया करते थे लेकिन उत्पादन इतना ज़्यादा नहीं होता था। और दूसरी बात ये थी कि अब आने वाले समय में, जैसे आजकल भी जो है, ये मैन पावर की बड़ी कमी होगी। इन फसलों के लिए मैन पावर की बड़ी आवश्यकता रहती थी। इस वजह से ये जो रुझान है, हमने इसको डाइवर्सिफाई किया कि क्यों ना जो है हम ऐसा करें कि बागवानी की तरफ भी मुड़ें, क्योंकि हमारे पास शुरू से जैसे अपना लोकल जो है उत्पाद हुआ करता था, दाड़ू हुआ करता था, अनार उसी की एक सुधरने वाली किस्म है, नींबू हुआ करता था। तो जब उस चीज़ को देखा तो लगा कि नहीं, इससे अधिक लाभ जो है इस क्षेत्र में हो सकता है। इसलिए जो है परंपरागत खेती को छोड़ करके फिर बागवानी आने का विचार हुआ। कृषक साथियों, आज के कार्यक्रम में हम इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं खुमानी अनार की उन्नत खेती व प्रबंधन। आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में फल बहुतायत उगाए जाते हैं। फल राज्य के नाम से संपूर्ण भारत में हिमाचल प्रदेश को जाना जाता है। अनार एक ऐसी बहुमुखी फसल है जो लगभग प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में उगाई जाती है। आपसे हम विशेष तौर पर जानना चाहते हैं, अनार एक ऐसी फसल है जिसको बहुत से हमारे बागवान उगाना चाहते हैं। इसकी पौध कहाँ से प्राप्त की जा सकती है और हमारा जो मध्यवर्ती हिमालयी क्षेत्र है इसमें कौन सी प्रजाति उगाई जा सकती है, इसके मुख्य रोग कौन कौन से रहते हैं और प्रबंधन कैसे किया जाता है? हाँ जी, देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही। ये जो अनार की जो फसल है ये 900 मीटर से और 1500 मीटर की जो बीच का जो क्षेत्र है, समुद्र से ऊंचाई, वहाँ बहुत अच्छा होता है। और हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अभी तक जैसे हमारा कुल्लू का क्षेत्र है, इसमें भुंतर है और अपना बिजौरा है, लगभग वहाँ पे अधिकतर इसका उत्पादन होता है। और क्योंकि प्राकृतिक दृष्टि से जहाँ जो चीज़ होती है वहाँ वो अच्छी हो जाती है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में अनार बहुतायत होता है
आपका अनारदाना होता है। तो उसी को देख करके अगर लोग चाहें तो अनार की ओर जा सकते हैं। और अनार की जहाँ तक पौध की बात है, जितनी भी हमारी सरकारी नर्सरियाँ हैं या जो हमारी पंजीकृत नर्सरियाँ हैं, उससे आप जो अनार की पौध प्राप्त कर सकते हैं। और अब अनार को लगाने का जो समय है वो दिसंबर से फरवरी के बीच का बहुत अच्छा होता है। हालांकि ये कहा जाता है कि अनार जो है दोनों सीज़न में लगता है, इसको आप बरसात में भी लगा सकते हैं, लेकिन बरसात में पौधों के मरने का अंदेशा ज़्यादा रहता है। इसलिए मेरा किसान भाइयों से निवेदन रहेगा कि वे जनवरी फरवरी में इस पौध को लगाएं। जहाँ तक पौध तैयार करने की बात है, अनार की पौध को ज़्यादातर कटिंग से तैयार किया जाता है, रूट हार्मोन तैयार करके इसकी रूट्स तैयार की जाती हैं। और जहाँ तक किस्में हैं, किस्मों में अभी तक तो जो जैसे अपना चावला था, बिदाना था, अपना कांधारी में येलो कांधारी है, रेड कांधारी है, गणेश है, और आजकल जो जैसा भी एक ट्रेंड चला है कि सीडलेस, उसमें भगवा, जिसको सिंदूरी के नाम से भी जानते हैं, तो उसकी खेती भी आजकल होने लगी है। और जहाँ तक आपने ये बात कही कि अनार के प्रबंधन की बात, तो मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि अनार के प्रबंधन में अगर पूरे वर्ष भर में 70 से 100 सेंटीमीटर के लगभग अगर बारिश हो जाती है तो वो पर्याप्त है। और दूसरी बात क्या है कि सबसे बड़ी समस्या जो अनार में आती है, एक तो आती है कि जब हम इसको पौध को लगाते हैं, जब हमने पौधा लगा दिया तो इसमें कल्ले बहुत निकलते हैं, जिसको हम लोग प्लास भी कहते हैं अपनी भाषा में। तो हम उसको तोड़ते रहें, अन्यथा वो सारी खुराक खा जाते हैं और हमारी पौधों की जो वृद्धि है वो मर जाती है। और दूसरी बात क्या है कि पौधा लगाने के पश्चात इसमें मुख्य शाखाएं जो है 4 से 5 हम रखें, और जो मुख्य शाखा 4 से 5 रखनी है वो लगभग 9 इंच की ऊंचाई के बाद हम उसको रखें। इस प्रकार से अगर हम पौधे की हम सिधाई करेंगे तो हमारा अनार का पौधा बहुत अच्छा बनेगा। और आपने रोगों की जहाँ तक बात करी, अनार में मुख्य तौर पे जो किसान भाई डरते हैं आजकल, उसमें 3 रोग हैं। पहला तो ये है कि इसमें हमारी फ्रूट फ्लाई आती है, फल मक्खी जो है। दूसरा, इसमें फल के फटने की एक समस्या आ जाती है, फल फटता है। तीसरा, इस पर जब ये परिपक्वता में फल आता है तो इसमें कुछ दाग पड़ते हैं, काले काले कुछ भूरे रंग के दाग आते हैं। तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक समस्या आपकी फ्रूट फ्लाई की है, तो एक साइपरमेथ्रिन नाम से एक दवा आती है जिसका छिड़काव आप करें। और इसका छिड़काव जो है, जो आपका फूल बनने की जो स्थिति है, लगभग उस समय करना होता है, क्योंकि फल मक्खी वो फूल पे बैठती है, उस पर अंडे देती है, और जो लार्वा हैं वो उसमें फल में अंदर घुस करके अंदर से फल को खाते हैं, फल सड़ जाते हैं। तो इसका तो साइपरमेथ्रिन एक दवा आती है, उसके आप छिड़काव से इसका प्रबंधन कर सकते हैं बीमारी का। जहाँ तक फल फटने की बात है, उसका जो वैज्ञानिक जो कारण है, वो कारण ये है कि बरसात में जब पानी की बहुतायत मात्रा होती है तो उसमें पानी की मात्रा अधिक होने से फल फटता है। उसके लिए हमको क्या करना है कि जो मई और जून का जो महीना है, जिसमें कि शुष्क होता है बिल्कुल ज़मीन, उस समय हम पानी अगर देते रहेंगे तो एकदम उसको जो है वो समस्या नहीं आएगी। और दूसरा क्या है कि जिन क्षेत्रों में अधिक लगता है कि फल फट रहा है, वहाँ पे हम जैसे कांधारी है या गणेश है, इन 2 प्रजातियों को चुन सकते हैं, क्योंकि इनकी जो छाल है वो मोटी होती है। मोटी छाल होने के कारण जो फल फटने की जो समस्या है वो थोड़ी कम होगी। तीसरी जो समस्या मैंने बताई थी, वो समस्या थी फलों पे दाग की। उसके लिए हम लोग जब फल अपना परिपक्वता की स्थिति में आता है, जब ये दाग बनने की स्थिति आती है, अगर हमारे पास दवा में मैंकोजेब हो, 600 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल के उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। अन्यथा कार्बेंडाजिम 100 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल करके हफ्ते में 1 बार 2 या 3 आप अगर उसकी स्प्रे करेंगे तो इस समस्या से आप अनार में निजात अवश्य पा जाएंगे। कुशाल जी, आपने कहा कि जहाँ पर दाड़ू अर्थात अनारदाना जिससे हम तैयार करते हैं, जहाँ पर दाडिम रहता है, वहाँ पर अनार का उत्पादन सफलतापूर्वक किया जा सकता है। हमारे ये सोलन शिमला के साथ लगते जितने भी क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत से दाडिम उगाए जाते। जी हाँ, अपने आप प्राकृतिक रूप में मिलते हैं। तो क्या इन क्षेत्रों में, इन सभी क्षेत्रों में अनार को उगाया जा सकता है? निश्चित तौर पे मैंने तभी कहा कि जो हमको चलना प्रकृति के साथ है। प्राकृतिक दृष्टि से आपका जो दाड़ू है, अनार, वो एक ही चीज़ है। सिर्फ अनार एक सुधरी हुई किस्म है। और आप तो जानते हैं कि जिस क्षेत्र का आपने जिक्र किया, वो इसी ही ऊंचाई का क्षेत्र जो मैंने कहा था, 900 से 1500 मीटर की हाइट का क्षेत्र है, और इसमें जो बहुत अच्छा ये अनार हो सकता है। अगर हमारे नौजवान जो साथी है वो अनार को उगाते हैं, उससे उसका विक्रय करते हैं, उसे बेचते हैं, तो मेरे ख्याल से मार्केट में अनार का मूल्य भी बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल सही। किस तरह से, किस भाव से
अनार आपका बिकता है और कितनी कमाई आप अनार के बागीचे से कर लेते हैं? देखिए, अनार का एक जो परिपक्व पौधा है, 4 से 5 साल का पौधा है, वो 50 से 60 किलो की फसल देता है। और अनार का जो मूल्य है आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कहूँ, क्योंकि अभी अनार की फसल आजकल आ रही है, जो आपका अगस्त और सितंबर का जो महीना होता है अनार की फसल का महीना होता है, तो आजकल 100 रुपये से कम जो है आपका जो है वो थोक में उसका भाव उससे कम नहीं रहता है। तो बहुत अच्छा इसमें अपना स्कोप है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपको 80 किलो भी फसल नहीं मिलती, अगर हम लोग ऑन एन एवरेज 30 से 40 किलो भी मान के चलते हैं, तो भी एक पेड़ 3 से 4 हज़ार रुपया बिल्कुल आसानी से दे सकता है। और इसकी जो लगाने की दूरी है, लगभग आप इसको 3 से 4 मीटर के दूरी पे सघन बागवानी के रूप में इसको लगा सकते हैं। कुशाल जी, कुछ बागवान जब उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि पौधे हमारे बहुत अच्छे थे, हमने प्रबंधन भी बहुत अच्छा किया, और जब बाद में फूल के बाद फल आया वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन जब फल को निकालने की बारी आई तो अंदर से देखा तो फल बिल्कुल सड़ा हुआ था, काला था। वो क्या कारण रहता? मैंने जो आपसे निवेदन किया था, जो फल मक्खी वाली जो बात कही थी, फ्रूट फ्लाई, वो उसका कारण है। फ्रूट फ्लाई जो है उस पर बैठती है जब वो अपने पुष्पन की जो स्थिति, जब पुष्प बनता है, फल बनता है, और उस स्थिति में जो है वो लार्वा देती है। वो लार्वा जो है उसमें अंदर फलों में घुस जाते हैं और अंदर वो उसको फल को खाते हैं, जिससे कि आपका सारा अनार सड़ जाता है। तो उसके लिए वही है साइपरमेथ्रिन, जो मैंने आपके दवा की बात करी, अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो उस रोग से हमको छुटकारा आसानी से मिल सकता है। कुशाल राज जी का कहने का तात्पर्य है कि यदि हमारे बागवान, हमारे किसान जो मध्य हिमालय क्षेत्र में निवास करते हैं, यदि वो अनार की फसल को चुनते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पौध प्राप्ति की जहां तक बात है, इन्होंने बताया कि पंजीकृत जितनी भी नर्सरियां हैं वहां से आप पौध प्राप्त कर सकते हैं। हम जानते हैं कुशाल जी, आप एक बहुत अच्छे नर्सरी उत्पादक भी है। यदि हमारे बागवान आपसे पौध प्राप्त करना चाहे तो किस तरह से वो आपसे मिल सकते हैं? वो हमारी पंजीकृत नर्सरी है जी, चनावग पंचायत में, बीड़ की जैन गाँव में। वो हमसे संपर्क करते हैं। वो हमारे ब्लॉग से भी हमारा नंबर ले सकते, क्योंकि हमारे ब्लॉग से हमारा संबंध रहता है, उनके पास भी हमारे नंबर होते हैं, और वो दिसंबर से जनवरी फरवरी माह तक हमसे पौधे ले सकते हैं। अब खुमानी की तरफ बढ़ते हैं। खुमानी भी हिमाचल प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण फल है। खुमानी का प्रबंधन किस तरह से रहता है, रोग कैसे रहते हैं, और इसका जो फल है वो कितने दिनों में तैयार हो जाता है? हाँ, खुमानी की बात ऐसी जी, जैसे मैंने अनार के लिए आपको कहा कि 900 से 1500 मीटर की हाइट पे, लेकिन खुमानी का ये लाभ है कि 900 मीटर से 3000 की मीटर तक की ऊंचाई तक ये फल उगाया जा सकता है। सिर्फ हमको देखना है कि 900 से 1500 की मीटर की बीच हाइट पे जो हमारा फल होता है, जिसमें हमारा न्यू कैसल है, हमारा और कुछ ऐसी किस्में आ जाती हैं जो जल्दी पकने वाली, ब्लेंडी है, बेटी है, ये जो किस्में हैं, या आप ये कह सकते हैं उन किस्मों का, जैसे हमारे पास चुल्ली पहले हुआ करती थी, उस प्रकार कुछ किस्में आती हैं, वो जो 1500 की मीटर की हाइट पे हम लोग उसको उगा सकते हैं, 900 से 1500 की। उसमें क्या है कि उसमें जल की मात्रा अधिक होती है, वाटर कंटेंट्स ज़्यादा होते हैं, और वो फसल जो है ज़्यादा दिन टिकती नहीं है। आपको तोड़ने के बाद तुरंत उसको मार्केटिंग करनी पड़ती है, जिसमें सबसे अच्छी जो किस्म है आज की डेट में वो है न्यू कैसल। और न्यू कैसल के बारे में आपको एक बहुत अच्छी बात मैं कहना चाहूँगा। डॉक्टर देसराज जी अभी रिटायर हुए हैं, देवराज जी, वो अपने अर्की क्षेत्र से थे, वो जॉइंट डायरेक्टर रिटायर हुए हैं। वो किस्म उन्होंने ईजाद की थी पीसीटो फार्म दाड़ला में, और पूरे हिमाचल प्रदेश क्षेत्र के लिए वो वरदान है। उसका कारण ये है कि वो फसल मई माह में आ जाती है, और मई माह में कोई फल नहीं होता है, आप जानते हैं। उसमें मई माह में जब आती है तो 100 रुपये किलो के हिसाब से आपको उसका जो है दाम मिल जाता है। तो मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि अगर वो लगाना चाहते हैं, खुमानी के बारे में सोच रहे हैं, तो आप न्यू कैसल लगाएं। और एक और किस्म आ रही है, उसके हम कहते हैं शिपले अर्ली, अर्ली के नाम से आप समझ गए होंगे, शिपले अर्ली, वो भी बहुत अच्छी किस्म है। हाँ, जब तक जो स्थिति हमारी 1500 से 3000 फीट की हाइट की बात है, तो उसमें हमारे पास कुछ और किस्में हैं, जैसे 4 मगज़ है, कैशा है, नारी है, इन चीज़ों को हम लगाएं। और ये जो है ये ड्राई फ्रूट में आती हैं, मतलब इन किस्मों को सुखाया जा सकता है। आपने कभी सुना होगा कि सूखी खुमानी, हमने सूखा खुमानी मेवा हम किन्नौर से लाए, लाहौल स्पीति से लाए। तो ऊंचाई के जो क्षेत्र, जो शुष्क क्षेत्र हैं, वहाँ के लिए ये किस्में जो हैं वो विभाग द्वारा भी अनुमोदित हैं, और जो हमने अभी देखा है कि प्राकृतिक दृष्टि से भी और लोगों का जो अनुभव है उसके आधार पर भी ये किस्में उचित हैं।
और जहाँ तक बीमारी की बात है खुमानी के लिए, इसमें ज़्यादातर कुछ अधिक बीमारियाँ नहीं आती हैं, ये भी एक प्रकृति की ऐसी देन है। एक तो इसमें थोड़ी सी गमोसिस की प्रॉब्लम आती है गोंद की, उसको आप खुरिच करके उस पर ब्लाइटॉक्स का अगर आप पेंट लगा लेते हैं तो वो आसानी से ठीक हो जाता है। दूसरा जो पत्ता मुड़न रोग है जो ज़्यादातर जो है फलों में आता है, आड़ू और खुमानी में आता है, उसके लिए आप जो है इसमें डाइमेथोएट या मिथाइल डायमाटान उसके साथ ब्लाइटॉक्स का जो है स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि ये पत्ता मुड़न रोग भी इसका खत्म हो जाता है। अन्यथा खुमानी में इतने अधिक रोग नहीं आते हैं। कुशाल जी, जब भी हम वैज्ञानिकों से बात करते हैं, कृषि से बागवानी से जुड़े वैज्ञानिकों से स्टूडियो में बातचीत करते हैं, तो जो बहुत अनुभवी वैज्ञानिक रहते हैं वो कहते हैं कि हमारा जो किसान है वो बहुत बड़ा अपने आप में वैज्ञानिक है, और किसान जो शोध करता है हम तो किसान की मात्र सहायता करते हैं। आपकी बातचीत सुनकर हमको ऐसा आभास हो रहा है कि आप हमारे जो नौजवान युवा साथी हैं उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत हो सकते हैं, और बहुत से किसान बागवान साथी आपको आज इस स्टूडियो में बैठे हुए देखकर, टीवी में देखकर बहुत खुश भी हो रहे होंगे। वो आपसे जानना चाहते हैं आप कितने क्षेत्र में खेतीबाड़ी करते हैं, कितने क्षेत्र में आप बागवानी करते हैं, कितने क्षेत्र में फसलोत्पादन करते हैं, और वर्ष भर की अगर आपकी कमाई का आंकलन किया जाए तो कितना रहता है? हाँ देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले तो मैं ये बता दूं अपने बागवान भाइयों को कि मेरा रुझान इस रहा है, मुझे सौभाग्य से 2000 से 2005 तक जिला परिषद सदस्य के रूप में मुझे प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। उसमें मैं शिक्षा स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष था। तो मेरी पूरी जिला शिमला में टूरिंग होती थी इंस्पेक्शंस पे। तो मैंने जब देखा कि उस क्षेत्र में किस प्रकार से लोग बागवानी कर रहे हैं, तो मैंने अपने क्षेत्र की जब उससे तुलना की तो मैंने कहा कि हम तो कहीं भी नहीं हैं। फिर ये मेरा रुझान था कि मैं इस तरफ को मुड़ूँ, इस कार्य को करूँ। मैंने 2002 में से प्रारंभ किया था, बड़े छोटे से प्रारंभ किया था। मैंने सिर्फ कुछ पौधे खुमानी और आड़ू के लगाए थे। धीरे धीरे मैंने, मेरे एक हमारे मित्र डॉक्टर SMS डॉक्टर देवेंद्र ठाकुर जी हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, उन्होंने मुझे प्रेरित किया अखरोट की तरफ। और मेरे पास लगभग कुछ 40 से 50 पौधे अखरोट के, जिसमें 6-7 वेराइटीज़ हैं। तो इस प्रकार से पौधे हमने लगाए, और उसके कुछ वर्षों बाद जब ये पौध को हम लोग जाया करते, कभी नौनी जाना, कभी हमने कुल्लू जाना, हमें समस्या रहती थी कि पौधे नहीं मिलते थे। उसके बाद लगभग 3 वर्ष पूर्व मैंने नर्सरी का लाइसेंस लिया, तो नर्सरी का काम भी हमारा है, तो हम कुछ पौधे भी तैयार कर रहे हैं। तो जहाँ तक कमाई की आप बात है वर्ष भर की, मैं घर का बड़ा अकेला आदमी, सामाजिक क्षेत्र का व्यक्ति हूँ, तो मैं स्वयं तो काम बहुत कम कर पाता हूँ, मैं देख रेख ही कर पाता हूँ। लेकिन हाँ, मेरे घर पे एक माली है जो कि परमानेंट काम करता है, उस बेचारे की रोटी उसी से चलती है, और लगभग 4 से 5 लोग जो है उनका घर भी चलता है। लगभग 6 महीने मेरे पास वो कार्य करते हैं। उन सब का घर का खर्चा निकल जाए, मुझे उसमें बड़ी खुशी होती है। उनका घर चल रहा है। और जहाँ तक खेती की बात, लगभग 13 से 14 बीघे का जो क्षेत्र है उसमें मैं कार्य कर रहा हूँ, जिसमें लगभग 2 या 3 बीघे में नर्सरी का कार्य है, और बाकी 10 बीघा में जो है हमारा बागवानी का कार्य है। तो पूरे वर्ष भर में उन सब का खर्चा अगर हमें निकाल लूँ, लगभग तब भी 2.5 से 3 लाख रुपए का जो है वो आमदनी मुझे हो जाती है, और मेरे लिए वो पर्याप्त है, बिना कुछ किए, सिर्फ देख रेख से ही। कुशाल जी, जहाँ आप इतने अच्छे फलों का उत्पादन कर रहे हैं, आपके माध्यम से बहुत से परिवारों का पालन पोषण भी सुनिश्चित हो रहा है, उनका रोजगार आपके द्वारा प्रदत्त किया जा रहा है। आपसे हम जानना चाहते हैं कि जब आपने बागीचे के फल आप खाते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए जी, आजकल एक तो महंगाई का ज़माना है। हर व्यक्ति जब भी बाजार जाता है पहले वो उसको टाल मटोल करके उसको देखेगा कि मैं लूँ ना लूँ। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि हम अब देखिए आड़ू अपने घर का खाते हैं, खुमानी हम अपनी खाते हैं, सेब हम अपने खाते हैं, नाशपाती हम अपना खाते हैं, अखरोट हम अपना खाते हैं। लगभग जितने भी मुख्य जो फल हैं वो सभी हम खाते हैं। इवन के हमने तो आम तक भी हमने तैयार करने की कोशिश की, और बड़ा आनंद आता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम उस फल को खाते हैं, हमें मालूम है कि हमने कोई ज़्यादा पेस्टिसाइड्स पे यूज़ नहीं किया है, हमने कोई दवाई नहीं लगाई है, हमने इसको किसी ऐसी चीज़ से नहीं पकाया जिससे कि ये हमारे शरीर के लिए हानि पहुंचाता हो। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप इसको व्यावसायिक तौर पे ना भी लगा पाएँ तो कम से कम अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए आप 1-1, 2-2 पौधे हर प्रकार के लगाएं, ताकि आपके बच्चे, आपके बुजुर्ग, आप लोग घर में स्वयं जो है अपने घर का फल खा करके जो नहीं अपने आप को स्वस्थ रख सकें और फलों का आप उपयोग कर सकें। कुशाल जी, प्राचीन काल से ही फलों का सेवन हम करते हैं अपनी सेहत को सुदृढ़ बनाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए और बलिष्ठ बनने के लिए हम फलों का उपभोग करते हैं। लेकिन जैसे जैसे भौतिकवाद की तरफ हम बढ़े, वैसे वैसे हमारे किसान साथियों ने रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग करना शुरू कर दिया। जिस फल को हम सेहत को दुरुस्त करने के लिए खाते थे, आज वही फल खाते खाते हमको डर भी लगता है
क्या हमारे किसान बागवानों को प्राकृतिक खेती को अपनाना चाहिए? आपका क्या मशवरा? बहुत अच्छी बात शुक्ला जी आपने कही, और ये समय की मांग है। सन 1967 में जब हरित क्रांति आई थी, हरित क्रांति में हमने इतना ज़्यादा रसायनों का उपयोग किया कि आज हमारी भूमि की उर्वरकता खत्म हो चुकी है। मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने खेतों में अपने गोबर की खाद डालें। गोबर में क्या होता है, ह्यूमिक एसिड होता है, और नाइट्रोजन की कमी के लिए हम लोग जो है उसमें अंतर फसलें लगा सकते हैं, जैसे हम मटर लगा लें, चना लगा लें, जिनमें जो है नाइट्रोजन नड्यूल्स गांठें होती है, उससे नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। फिर फॉस्फोरस और पोटाश, दो चीज़ें और हमारे लिए आवश्यक है फसल के लिए, जिसके लिए मैं किसान भाइयों के लिए अपना अनुभव बताता हूँ। पोटाश के रूप में तो आपको ध्यान होगा कि हमारी माताएं बहनें क्या करती थी, हमारे लहसुन में भी वो हम लोग राख फेंका करते थे, राख में पोटाश की मात्रा है, आप उसका उपयोग करते हैं। फॉस्फोरस के लिए जंगली जानवर की हड्डियाँ, अन्य जानवरों की हड्डियाँ हैं, उनका अगर आप गड्ढे में एक बार डाल देते, उसके बाद पौधा लगाते, तो जीवन भर के पौधे की जो है फॉस्फोरस की मात्रा को वो पूर्ति कर देता है। अगर हम प्राकृतिक दृष्टि से भी देखें तो बहुत से तरीके हैं कि हम जो है अपने फसलों को जो है बचा सकते हैं, उसे रसायन से जो है अपने शरीर को बचाया जा सकता है। मैं ये निवेदन करता हूँ, कम से कम ज़मीन में आप कोई रसायन ना डालें। यदि आपको पौधों को किसी प्रकार की बीमारी आ ही जाती है तो आप उसका फॉलियर स्प्रे कर सकते हैं, आप उस पर छिड़काव करें, लेकिन कम से कम ज़मीन में इसका उपयोग ना करें। ज़मीन में जो हम पूरा रूप से प्राकृतिक दृष्टि से काम करेंगे तो इसका लाभ होगा, हमको भी होगा, ज़मीन को भी होगा, हमारे शरीर को भी होगा, शरीर को होगा तो देश को भी होगा। बिल्कुल सही बात आपकी ये है। प्रकृति को जितना हम समझेंगे, प्रकृति भी हमारा उतना अच्छा लालन पालन करेगी, हमारा पोषण करेगी। कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही है कुशाल जी, कुछ समय पहले कोरोना ने हिमाचल प्रदेश में ही नहीं पूरे विश्व को घेर लिया। उसके बाद इस बार हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाएं इतनी आई, बहुत से हमारे ऐसे लोग जो बाहर रोजगार की तलाश में जा रहे थे या बाहर कुछ फैक्ट्रियों में, कंपनियों में काम करते थे, वो घर आ गए हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। ऐसे नौजवान युवा साथी जो रोजगार की तलाश में हैं, जिनके पास अपनी ज़मीन है, उनको आपका संदेश क्या है? मैं बस उनसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि मन को ना भटकाएं। ये मृग तृष्णा है, ये जैसे कस्तूरी मृग है, उसके अपने अंदर होती है, वो सुगंध कहीं बाहर ढूंढता है, जबकि उसके अपने पास है। हमारे पास सब कुछ है, प्राकृतिक संसाधन है, खेत हैं, पानी है, सारी चीज़ें हमारे पास हैं। वो इधर उधर भटकने के बजाय अपना रोज़गार घर में ही तैयार करें और किसी के अधीन रहने की ज़रूरत नहीं है, और अपने खेती का काम करें। वो अपना चाहे परंपरागत खेती करें, उसे हट करके बागवानी करें। लेकिन मैं विशेषकर से लोगों से और अपने किसान भाइयों से और अपने युवाओं से कहना चाहूँगा कि वे अपना जो है ये बागवानी की तरफ थोड़ा ध्यान दें, और इसके साथ साथ हो सके तो सब्जियों की ओर भी जाएं। ये दोनों चीज़ें जो है, क्योंकि सब्जियों में भी बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड उपयोग करना हम लोगों ने शुरू कर दिया, जो कि हमारे लिए बहुत घातक है। आपने देखा होगा अभी टमाटर जिन किसान भाइयों ने उगाया, उन्होंने कितने अच्छे पैसे कमाए। ऐसा नहीं है, इसमें है, लेकिन आवश्यकता एक बार शुरू करने की है। लेकिन इतना जरूर मैं कहूँगा कि अकेला ना करें, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, कि आप लोग मिलजुल कर करें। गांव में 4-5 नौजवान हैं, वो मिलकर करके एक सोसाइटी बनाएं, जिससे कि उनको जो है उसको अपने उत्पाद को बेचने में भी समस्या नहीं आएगी, खाद बीज लाने में भी उनको समस्या नहीं आएगी, और मिलकर के अगर काम करेंगे तो संघीय शक्ति कलयुगे, निश्चित तौर पर वो अपना जीवन को जो है अच्छा बना पाएंगे। संघीय शक्ति कलयुगे, आपने बहुत अच्छा कहा। यदि हम मिलजुल कर काम करते हैं तो अपने गांव, अपने प्रदेश, अपने देश के लिए बहुत अच्छा हम आयाम स्थापित कर सकते हैं। कार्यक्रम का वक्त भी हो चला है। चलते चलते यदि कोई नर्सरी उत्पादन से जुड़ना चाहता है, खेतीबाड़ी के साथ, बागवानी के साथ, क्या नर्सरी उत्पादन भी किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, नर्सरी उत्पादन किया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी ये है समस्या कि वही व्यक्ति नर्सरी लगा सकता है जिसके पास अपने पौधे खड़े हों। कि इसमें सरकार की एक 25 पौधे जिस वैरायटी के पास हैं, तभी आपको नर्सरी का लाइसेंस मिल सकता है। क्योंकि आपको बर्ड 6 चाहिए, स्क्वाइन बर्ड चाहिए, तो आपको वहीं से उपलब्ध होंगे, तो वो एक शर्त रहती है। लेकिन ऐसा नहीं, कर नहीं सकते, आप कर सकते हैं। कुशाल जी, आज आप कार्यक्रम में आए और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आपने की है। आपको देखकर, आपको सुनकर, आपने जो काम किया है उसको देखकर हमारे बहुत से नौजवान युवा साथी आपसे प्रेरित होंगे, ऐसा हमारा मानना है। आज आप कार्यक्रम में आए, आपका बहुत आभार कार्यक्रम में आने के लिए। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम कुशाल राज जी, जो हिमाचल प्रदेश के बहुत ही अग्रणी किसान है, प्रगतिशील किसान है, बागवान है, इनसे बातचीत कर रहे थे। आज का हमारा विषय था खुमानी और अनार का उत्पादन कैसे हिमाचल प्रदेश में संभव हो सकता है। इन्होंने ऐसी बारीकियां बताई जो आपके लिए बहुत वरदान सिद्ध हो सकती है। कार्यक्रम का वक्त हो चला है, आज्ञा दे,
नमस्कार।